नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सेना ने तोड़ी आतंकियों की कमर, बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल प्रतिबंधित संगठन जमात के लिए चंदा वसूलने वालों की गिरफ्तारी की है सेना ने। बारामूला में पुलिस ने ताबड़तोड़ की है गिरफ्तारी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीएम मोदी की जम्मू से पहले ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए जाने से हुआ था धमाका, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को मिले कई सबूत। तीसरी बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार की ताबड़तोड़ डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के 6 भारत विरोधी चैनलों को किया सस्पेंड। बड़ी खबर, भारत के भी 16 यूट्यूब चैनलों पे लगाया बैन। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां 90 देशों को हुई भारत में बड़ी बैठक। दिल्ली में रायसीना डायलॉग की शुरुआत में यूरोपीय कमीशन के चीफ ने की पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का पायनियर यानी मार्गदर्शक। अगले अपडेट बताएंगे, जहां पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है कोस्ट गार्ड ने। एटीएस संघ गुजरात की एक कोस्ट गार्ड से 280 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई बरामद किया है। पाकिस्तान के मंसूबे हुए हैं फेल। वहीं यूक्रेन पहुंचे ब्लिंकन और ऑस्टिन ने किया अतिरिक्त सैन्य मदद का ऐलान। जल्द ही क्यू में फिर दूतावास खोलेंगे अमेरिका। तो ये करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां रशिया ने सीज फायर से किया इनकार, कहा जिस सिचुएशन में हम पहुंचे यहां से वापस हटना नामुमकिन, यानी युद्ध तेजी के साथ बढ़ेगा। वहीं ताइवान पर मंडरा रहा युद्ध संकट, चीन के 7 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए हैं। वहीं कभी भी पाकिस्तान लौट सकते हैं पूर्व पीएम नवाज शरीफ। बड़ी खबर, 10 साल तक बढ़ी है उनको जारी किया गया पासपोर्ट। तो ये करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां ट्विटर बिकने वाला है एलन मस्क के हाथों में, 43 अरब डॉलर में फाइनल हुई है डील। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये करके आपको बताएंगे पीएम मोदी कैसे भारत का डंका बजा है दोस्तों दुनिया में। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएसए और चाइना तेजी के साथ पीछे हो रहे हैं भारतीय सेना में। भारत सरकार तेजी से कर रही खर्च। एक नई रिपोर्ट में अमेरिका और चाइना में मचा हड़कंप। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। इस बीच आतंकियों में प्रतिबंधित संगठन जमात के लिए चंदा वसूलने वाला सरगना हुआ गिरफ्तार। कमर तोड़ने की तैयारी में आर्थिक तौर पर आतंकियों की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी लगातार जम्मू कश्मीर में हालात बेहद खराब किए पड़े हुए हैं और इसका सबसे प्रमुख रीजन है वहाँ पर आर्थिक तौर पर आतंकियों का मजबूत होना। एक कारण है कि सेना ने बड़ा प्रहार करते हुए आतंकियों को जो चंदा फंडिंग इकट्ठा करता है उसके सरगना को ही गिरफ्तार कर लिया है। यानी जो चंदा वसूल करके आतंकियों को देता है उसी सरगना को सेना ने उसी पर चोट कर दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला में पुलिस और सेना ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये जमात इस्लामी की 3 समेत कई बुकें रशीद बुकें हैं जिसमें ये साफ साफ पाया गया कि ये चंदा इकट्ठा करता है आतंकियों के लिए। इसके बाद सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक बनता ही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले ड्रोन के जरिए आईडी गिराए जाने से हुआ था धमाका, जाँच में जुटी सुरक्षा एजेंसियाँ। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पीएम मोदी रविवार को सार्वजनिक उपस्थिति से कुछ घंटे पहले रहस्यमयी धमाके को लेकर जांच जारी है। इस धमाके के बारे में उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि ड्रोन के जरिए आईडी गिराया गया था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ था। शुरुआत में स्थानीय पुलिस की ओर से कहा गया कि धमाका उल्कापिंड या बिजली गिरने की वजह से हो सकता है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए मिट्टी के नमूने लिए हैं और कहा है कि आखिर ये पीएम मोदी के कुछ घंटे पहले ही मैच आखिर कैसे हो गया। और यही कारण है कि कल पीएम मोदी आसमान से लेकर तमाम जगहों पर निगरानी जारी रही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, भारत का बजा डंका। अमेरिका और चाइना हो रहे हैं तेजी के साथ पीछे। तीसरे नंबर पर भारत पहुंचा है सेना में खर्च के मामले में। भारत तीसरे स्थान पर। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा, कहा यूं ही भारत बढ़ता गया तो चाइना और अमेरिका को जल्द ही पीट देगा। दुनिया में इस समय विभिन्न देशों के बीच एक दूसरे से ताकतवर बनने की होड़ मची हुई है। सभी बड़े देश खुद को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि कोई भी उन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। अब इस होड़ में वैश्विक सैन्य खर्च सर्वकालिक कुछ स्तर 2.1 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 160 लाख करोड़ रुपए से अधिक निकल चुका है। स्टॉकहोम
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है, चाइना दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन आपको बता दें, जल्द ही भारत आने वाले 1-2 सालों में तेज़ी के साथ पहले नंबर पर आ सकता है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि अमेरिका और चाइना के जितना बजट है उससे कहीं ज़्यादा भारत ही तेज़ी के साथ खर्च कर रहा है और भारत अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत जो है चाइना और अमेरिका को सैन्य क्षमताओं में भी पीट सकता है और दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी भारत बनेगी। यानी भारत जब विश्व गुरु बनेगा तो भारत दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी भारत की मजबूत होगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी दुनिया में नंबर 1 होगी, भारत की GDP भी दुनिया में नंबर 1 होगी और भारत विश्व गुरु बनकर अमेरिका के स्थान पर जा पहुँचेगा। इस देश की इंडियन आर्मी और देश की सरकार के लिए एक लाइक बनता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर, पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 6 चैनलों को किया बैन। भारत विरोधी कंटेंट कर रहे थे प्रचारित, भारत के भी 16 यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने सोमवार को फर्जी खबरें फैलाने के मामले में 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, जिनमें 6 पाकिस्तानी अकाउंट भी शामिल हैं। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स में 6 पाकिस्तानी स्थित और 10 भारत आधारित यूट्यूब चैनल शामिल हैं, जिनकी कुल दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक है। और ये देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों, देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि देश यूट्यूब चैनलों से प्रकाशित कंटेंट में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया और तमाम धार्मिक समुदायों के सदस्यों की घृणा को उकसाया गया और इस तरीके से कंटेंट में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करा और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना पाया गया। यही कारण है कि आपको बता दें, पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की है और पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक होते होते पाकिस्तान के 6 यूट्यूब चैनलों को भी सस्पेंड कर दिया है। मोदी सरकार ने टर्मिनेट कर दिया है पूरी तरीके से, देश विरोधी कंटेंट है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, दिल्ली में 90 देशों की हुई बड़ी बैठक में यूरोपीय कमीशन की चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ, कहा दुनिया का है पायनियर है पीएम मोदी। दिल्ली में सोमवार को शाम रायसीना डायलॉग की शुरुआत होते ही 3 दिन तक चले इस आयोजन की शुरुआत सत्र में प्रधानमंत्री मोदी, यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला डोर एन लेन, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई वैश्विक नेता मौजूद रहे। इन 3 दिनों में रायसीना डायलॉग में मौजूद वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। वैश्विक भू राजनीतिक और भू आर्थिक चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान के प्रमुख मंच रायसीना डायलॉग का ये 7वां संस्करण और ये 27 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन पहले ही दिन आपको बता दें, इस आयोजन के मुख्य अतिथि इस बार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। इन्होंने पीएम मोदी की भर कर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी को 90 देशों के प्रतिनिधियों के सामने जमकर तारीफ की है और पीएम मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बता दिया है। पीएम मोदी को कहा है कि भारत आज पायनियर के रूप में काम कर रहा है। कोविड-19 काल से लेकर के, कारोबार से लेकर के, प्रौद्योगिकी से लेकर के, रक्षा क्षेत्र से लेकर के तमाम जगहों पर भारत का लोहा माना गया और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही कुशलता के साथ दुनिया के तमाम देशों से वो कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती बनी हुई है और भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हमेशा रहती है और यही कारण है कि भर कर उन्होंने तारीफ की। आपको बता दें, रायसीना हिल में यूरोपीय कमीशन की चीफ जहां हैं, वहीं 90 देशों के प्रतिनिधि जो हैं शामिल हैं। हम तो भारत का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एलन मस्क के हाथों बिकने को तैयार ट्विटर, $43 अरब में फाइनल हो सकती है डील। दरअसल सोशल नेटवर्क कंपनी ट्विटर के टेस्ला के CEO एलन मस्क के बीच डील लगभग अंतिम स्टेज में है। दरअसल सब कुछ ठीक रहा तो ट्विटर को एलन मस्क खरीद लेंगे। कंपनी की बिक्री को लेकर ट्विटर अपनी डील को फाइनल करने में लगा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्क को ट्विटर का एक शेयर कैश में $54 में बेचा जाएगा। ट्विटर ने शुरू में कंपनी की बिक्री के लिए यही दाम लगाया है। आपको बता दें, और इसी का प्रस्ताव एलन मस्क को दिया गया था। ट्विटर ने इस रेट को बेस्ड एंड फाइनल करार दिया। मामले से जुड़े लोगों ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट्स कहती है कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $43 अरब का प्रस्ताव दिया, जिसे कंपनी मान सकती है। सब कुछ यही रहा तो ट्विटर टेस्ला के CEO एलन मस्क के हाथों बिक सकती है। हालांकि यह भी रिपोर्ट अभी
सूत्रों के हवाले से, इसलिए आधिकारिक घोषणा के बाद ही इस डील को फाइनल माना जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के ब्लिंकन विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने किया अतिरिक्त सैन्य मदद का ऐलान। कहा जल्द ही कीव में फिर दूतावास खोलेगा अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में उनका दूतावास जल्द ही फिर से काम करने लगेगा। अमेरिका ने क्षेत्र के लिए 71 करोड़ डॉलर यानी करीब 5,500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता का ऐलान किया। रविवार सोमवार रात पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और ये घोषणाएं की कि अमेरिकी मंत्रियों ने रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की एकजुटता की सराहना की है। आपको बता दें, ब्लिंकन ने कहा है कि ये यूक्रेन के लोगों की एकजुटता और बहादुरी का नतीजा है। रूसी सेना को भारी नुकसान उठाकर कीव पर कब्जे के बगैर ही वापस लौटना होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, जिस मोड़ पर रशिया यूक्रेन से सीज फायर करने का कोई इरादा नहीं है, जहां पे हम खड़े हैं वहां से पीछे नहीं हटेंगे। यूएन में रूसी प्रतिनिधि ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध के 2 माह पूरे हो चुके हैं। फिलहाल इनके खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस संबंध में रूस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के फर्स्ट डेप्टी एनवाय राजदूत ने साफ कर दिया है कि रूस का इस वक्त यूक्रेन से सीज फायर नहीं करने वाला है। रूस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कीव में अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। ये मुलाकात यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर हुई थी। इस मुलाकात और अमेरिकी वादे के बाद रूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। रूस की तरफ से आई ये प्रतिक्रिया इस लिहाज से बेहद खास है क्योंकि दुनिया के कई देश लगातार रूस के शांति के लिए युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं ने दिया करारा झटका। भारत में जहर घोलने की पाकिस्तान की चाल हुई फेल। 280 करोड़ की ड्रग्स को किया जब्त। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को सोमवार को बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब उन्होंने एक संयुक्त अभियान के तहत पाकिस्तानी नाव को अरब सागर में करीब 300 करोड़ की हीरोइन ले जाते हुए पकड़ लिया। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से जानकारी दी गई कि संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने नाव के नौ चालक दल के साथ पाकिस्तानी नाव अल हज को अरब सागर में भारतीय क्षेत्र में करीब 280 करोड़ रुपए की हीरोइन ले जाते हुए पकड़ लिया। गुजरात एटीएस की टीम तटरक्षक बल के साथ साझा अभियान में 3 साल में 2170 करोड़ रुपए की अनुमति कीमत का मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर एक और निकल के आ रही है, जहां पर कभी भी पाकिस्तान लौट सकते हैं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ 10 साल के लिए जारी किया गया पासपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से स्वदेश लौटने की उम्मीदें जग गई हैं। दरअसल उनको 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की नई सरकार ने गृह मंत्रालय को निर्देश दे दिया है कि नवाज शरीफ और वित्त मंत्री इशाक डार के पासपोर्ट नया बनाए जाएं। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के देश का नया प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्तारूढ़ पीएमएलएन में नवाज के लंदन में वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। अभी हाल ही में पीएमएलएन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि नवाज शरीफ के ईद उल फितर के बाद लंदन से स्वदेश लौटने की उम्मीद है। नवाज शरीफ अपने खिलाफ लंबित मामलों का कानून और संविधान के अनुसार सामना करेंगे। पीएमएलएन के नेता मियां जावेद लतीफ ने बयान में कहा था कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान नजर आएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब ताइवान पर मंडरा रहा युद्ध का संकट। चाइना के 7 एयरक्राफ्ट फिर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया को अब एक युद्ध भय सताने लगा है। दरअसल वो चीन और ताइवान का है। खबर आ रही कि ताइवान के एयर स्पेस में चाइना ने फिर से घुसपैठ की। जानकारी के मुताबिक ताइवान की सीमा में चीन के 7 एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की। चीनी सेना के 7 विमानों ने ताइवान सीमा पार कर डाली है। जिस तरीके से चाइना लगातार ताइवान में अपने विमानों की लड़ी लगाने में लगा हुआ है और उससे कहीं ना कहीं ये बात सच होती दिखाई पड़ती है। चीन जल्द अगला रूस और ताइवान अगला यूक्रेन बनने वाला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर फिर से किया हमला। 3 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। पाकिस्तान
के आतंकवादियों ने सीमा पार से पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर रात भर भारी गोलीबारी की जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हो गई। यानी दोस्तों आपको बता दें, जब से तालिबान सत्ता में आया है पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबानी सेना और पाकिस्तान के बीच लगातार टेंशन बढ़ी हुई है। पाकिस्तान के इमरान खान ने जो चीज़ें की थी वो उन्हीं के ऊपर काल बन गई और अब उन्हीं को भारी पड़ गया। सत्ता से भी बेदखल हुए और अब लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ये है पाकिस्तान की विदेश नीति। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, मोदी सरकार की तीसरी वर्षगांठ को बड़े स्तर पर मनाएगी भाजपा। बैठक में नेताओं ने कार्यक्रमों का मसौदा किया तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ को व्यापक तौर पर मनाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए सोमवार को मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई। ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी भारत में तेजी से पैर पसारने लगी थी। इसकी वजह से पार्टी मोदी सरकार की पहली और दूसरी वर्षगांठ पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकी थी। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक में समिति के सदस्यों की ओर से आए विभिन्न सुझावों और संभावित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस समिति में ठाकुर के अलावा बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, सीटी रवि, डी पुंदरेश्वरी और मुख्य प्रवक्ता अनिल वलूनी सहित कुछ अन्य नेता भी शामिल रहे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर आपको बता दें, सत्ता से आउट होने के बाद सियासी पिच में जुटे इमरान। लंदन में नवाज शरीफ के घर समर्थकों का प्रदर्शन। दरअसल सत्ता से आउट हो चुकी इमरान खान ने सियासी पिच पर विरोधियों को शिकस्त देने में जुट गए हैं। अब उनके रुख से स्पष्ट है कि वो आने वाले दिनों में शांत नहीं बैठेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के आचरण के खिलाफ 26 अप्रैल को पाकिस्तान चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आई है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस ने किया अमित शाह को फोन, याद दिलाई राष्ट्रपति शासन की बातें। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी नेता और देवेंद्र फडणवीस ने देश के गृहमंत्री अमित शाह के साथ राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर फोन पर बातचीत की है। इस बात की पुष्टि 25 अप्रैल सोमवार को किरीट सोमैया ने की हुई है। आपको बता दें, इस बीच केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात के बाद दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार द्वारा बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद की वजह से रविवार को शिव सैनिकों ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा का घेराव किया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर हार्दिक कांग्रेस पार्टी को गुजरात में करारा झटका लग सकता है। हार्दिक ने व्हाट्सएप टेलीग्राम बायो से कांग्रेस का नाम हटाया, भगवा झंडा लगाया, बोले जय श्री राम, मैं भी राम भगत हूं। जी हाँ, दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पिछले कई दिनों से हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें, इसी बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बायो से कांग्रेस हटा दिया है। हार्दिक का कहना है कि गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी व्हाट्सएप डीपी भी बदल दी है। नई डीपी में वो भगवा शाल पहने दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही के दिनों में हार्दिक ने खुद को हिंदुत्व से जोड़ दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पे गर्व है। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में खुद को हिंदुत्व से जोड़ा और इससे यही माना जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में खरगोन दंगे के बाद आर्थिक बहिष्कार का संकल्प। लोग बोले विधर्मियों से कोई सामान न खरीदेंगे और ना कुछ उन्हें बेचेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगों के बाद लोगों के बीच वैमनस्यता और बढ़ गई और अब ये शहर से गांव तक जा पहुंची है। जिले के कई गांवों में हिंदू संगठनों के सदस्य जनता को सार्वजनिक रूप से एक संकल्प दिला रहे हैं और उन्हें विदर्भियों की दुकानों से कपड़ा, चप्पल या अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदने की शपथ दिलाई जा रही है। खरगोन एसपी रोहित कासवानी का कहना है कि इस प्रकार का वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया है, वीडियो की जांच की जा रही है। आपको बता दें, लगातार मुस्लिमों का बायकॉट दुनिया देश भर में बढ़ता जा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का आरजेडी देंगे इस्तीफा। पिता से आज मिलेंगे और लालू से देंगे इस्तीफा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
और इन्हें सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। तेज प्रताप ने ट्वीट करके लिखा कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव, पार्टी तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, कांग्रेस के हरियाणा से विधायक चिरंजीवी राव को टैग कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। CBSE को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन बता डाला राहुल गांधी ने। दरअसल कुछ दिन पहले CBSE से मुगलों का इतिहास पढ़ाए जाने को पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया। अब मुगलों का जब इतिहास हटाया तो राहुल गांधी भड़क गए। अब क्या राहुल गांधी मुगलों के वंशज हैं, ये अब आप समझिए। लेकिन राहुल गांधी को मुगलों का इतिहास हटाया जाना CBSE बोर्ड से इनको बड़ा कष्टदायी लगा और CBSE को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन बता डाला। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाली। अब इनको आप क्या कहेंगे, राष्ट्र